हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस। पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं डीपीएसपी, और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 36 to 51 डील करते हैं डीपीएसपी के साथ। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 विच डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था सिटीजनशिप के बारे में, राइट, सिटीजनशिप। और थर्ड पार्ट हमारा जो था वो डील करता था फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4 विच डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 36 to 51, राइट। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है और आर्टिकल नंबर 36 to 51 के साथ डील करते हैं। ओरिजिनली जो डीपीएसपी है हमने कहाँ से बोरो करे हैं, तो डीपीएसपी हमने बोरो करे हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो करे थे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ओरिजिनली जो डीपीएसपी का ओरिजिन है ये कहाँ का है, ये है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन का। तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे आयरिश ने, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे हमने, इंडिया ने, राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को कैसे डिस्क्राइब करा है, तो इनको नाम दिया है नॉवल फीचर्स का। बी आर अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को नाम दिया है नॉवल फीचर्स का। और डीपीएसपी अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों में आती है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्लस फंडामेंटल राइट्स, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये जो थोड़ी बहुत फिलॉसफी है ग्रैनविल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग, तो ये भी जो है याद करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने डिस्क्राइब करा है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को, या अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स क्या है, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब करा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स की। अब डीपीएसपी है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है, ये आइडियल्स है। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये बेसिकली स्टेट को डायरेक्शंस दे रखी है, स्टेट को एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस है, रिकमेंडेशंस है जो स्टेट को दे रखी है। जब स्टेट लॉ बनाएगी या पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगी तो उस टाइम पे स्टेट डीपीएसपी को भी अपने माइंड में लेकर चलेगी, उनको इम्प्लीमेंट करेगी जैसे जैसे स्टेट के पास रिसोर्सेस आएंगे। तो बेसिकली डीपीएसपी जो है ये स्टेट के लिए एक तरह से इंस्ट्रक्शंस है या फिर रिकमेंडेशंस है, राइट। तो स्टेट ये रिकमेंडेशंस देती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, राइट। जैसे ही कोई लॉ बना रही है या फिर कोई पॉलिसी बना रही है तो उस टाइम पे जो डीपीएसपी है उनके अकॉर्डिंग लॉ या पॉलिसीज फॉर्मुलेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36। अब डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी जो है ये आते हैं 38 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 38 से 51 तक। अब उससे पहले आता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 के अंदर दे रखी है स्टेट की डेफिनेशन। अब स्टेट की डेफिनेशन क्या दे रखी है आर्टिकल 36 में, कि जो डेफिनेशन हमने फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में पढ़ी थी। आर्टिकल 12 के अंदर हमने क्या डिस्कस करा था, आर्टिकल 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन देखी थी। अब आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है सेम वही डेफिनेशन आर्टिकल 36 में दे रखी है स्टेट की, राइट। उसके बाद आर्टिकल 37 आता है। 37 जो है इसमें डीपीएसपी के दे रखे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी, आर्टिकल 37
राइट। डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर दिया हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और जो हमारे डीपीएसपी है ना, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ मिलते जुलते हैं, रिजेंबल करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उनके साथ हमारे डीपीएसपी रिजेंबल करते हैं। हमने वहां से बोरो नहीं करे, रिजेंबल करते हैं उनके साथ। बोरो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से करे हैं, राइट। तो इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर BR Ambedkar, the directive principles are like the instrument of instructions which were issued to the Governor General and to the governors of the colonies of India by the British government. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी वो क्या थी? वो गवर्नर जनरल्स को इश्यू करी जाती थी, गवर्नर जनरल को इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, या फिर जो कॉलोनीज के गवर्नर्स थे ये उनके लिए इंस्ट्रक्शंस थी, राइट। और ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या है? ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का ही एक नाम दिया हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी ना, वो गवर्नर जनरल के लिए थी, गवर्नर्स के लिए थी, जो कॉलोनीज के गवर्नर्स हुआ करते थे। लेकिन जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, ये हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। जब वो लॉज बनाएंगे या लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे, उस टाइम पे डीपीएसपी को भी ये ध्यान में रखेंगे, राइट। तो डीपीएसपी constitutes a very comprehensive economic, social and political program for the modern democratic state. Main aim क्या है इनका? They aim at realizing the high ideals of justice, liberty, equality and fraternity as outlined in the preamble of the constitution. मेन एम है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी को प्रमोट करना, जो कि हमने प्रियम्बल में भी मेंशन किया हुआ है। इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट दे रखा है डीपीएसपी में, इसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दे रखा है, ना कि पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। पुलिस स्टेट में क्या होता है? पुलिस स्टेट में होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखना, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक तरह से स्टेबल रखना, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आना। लेकिन वेलफेयर स्टेट में क्या होता है? वेलफेयर स्टेट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है ही है, इसके साथ साथ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को भी हमें प्रमोट करना है। एक डिग्निफाइड लाइफ देनी है लोगों को, राइट। जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देनी है वेलफेयर स्टेट के अंदर। डिग्निटी को भी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है वेलफेयर स्टेट में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ, राइट। नेक्स्ट, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था, वो जस्टिसिएबल है। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, जो कि खुद एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। किसी भी कोर्ट में जाकर आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी डीपीएसपी वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सिएबल है ही नहीं है। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्शंस है जो हमारी सरकार को दे रखी है, तो लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। आप गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते कि ये डीपीएसपी से रिलेटेड आप लॉ लेकर आओ या इनको इन्फोर्स करो। हम गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते। अब इवन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये किसी भी कंट्री के गवर्नेंस के लिए एक फंडामेंटल है, एक प्रिंसिपल्स हैं, एक तरह से गाइडलाइंस है, राइट। तो आर्टिकल 37 में ही इनको गाइडलाइंस का नाम दिया गया है, राइट। नॉन जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल नहीं है। तो स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि जब वो लॉ बना रही है तो उस टाइम पे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, राइट। हम स्टेट को कंपेल नहीं कर सकते इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन स्टेट की एक ड्यूटी है कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना व्हाइल मेकिंग द लॉस।
ऑल्दो ये जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन स्टिल ये कोर्ट्स की हेल्प करते हैं किसमें, इन एग्जामिनिंग एंड डिटर्मिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। कोई भी लॉ जो बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, उसको एग्जामिन करने में ये कोर्ट की हेल्प करते हैं। इससे पता चलता है कोर्ट को कि क्या ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट तो नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो रीजनेबल है, अदरवाइज अगर वायलेट कर रहे हैं तो ऐसे जो लॉस होंगे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो नॉन जस्टिसेबल होते हुए भी कोर्ट्स इनकी हेल्प लेती है जब वो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करती है या फिर एग्जामिन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब जो डीपीएसपी है, वैसे अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी की क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड डायरेक्शंस जो डीपीएसपी है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आती है सोशलिस्टिक, सेकंड गांधीयन, थर्ड आती है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है इनमें सोशलिज्म की आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है, राइट। तो ये क्या है, दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म स्टेट विच एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की ही बात करेंगे, राइट। तो मेन एम है वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना। तो स्टेट को क्या डायरेक्शंस देते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, तो जिसमें सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वेलफेयर स्टेट बनाना है और लोगों को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करवाना है, and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. Income, status, facilities and opportunities में inequalities को मिनिमाइज करना है, कम करना है, और ये वाला जो क्लॉज था इसको ऐड किया गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, right, to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities। तो आर्टिकल 38 किसके साथ डील करता है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के साथ, जिसमें वेलफेयर स्टेट की बात करी है और इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात करी है। इनइक्वालिटी किसमें, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 39, क्या कहता है, to secure the right to adequate means of livelihood for all citizens। ये जो आर्टिकल है ये कौन सा है, आर्टिकल 39 है, राइट। to secure the right to adequate means of livelihood for all citizens, सभी citizens को adequate means of livelihood का right देना, equitable distribution of material resources of the community for the common good के लिए जो मटेरियल रिसोर्सेज है इनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको रोकना है, ऐसा ना हो कि जो पैसा है कुछ लोगों के पास ही रह जाए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के पास ही रह जाए और जो गरीब है वो गरीब के गरीब ही रह जाए। रिच और पुअर के बीच में गैप हमें बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना है, राइट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। अब एक काम है, राइट, ये पीस ऑफ वर्क है, इसको चाहे वो मेन करे चाहे वुमेन करे इक्वल पे मिलनी चाहिए। सेम काम है, अब उस काम को चाहे मेल कर रहा है या फीमेल कर रही है तो उसके लिए इक्वल पे लेकर आना, राइट। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। बच्चों को या वर्कर्स की जो स्ट्रेंथ है, हेल्थ है, उसको प्रिजर्व करना है, फोर्सिबल अब्यूज को हमें रोकना है। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट। बच्चों के लिए हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज देना, उनके चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करना, यूथ को प्रोटेक्ट करना एक्सप्लॉयटेशन से, मॉरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट से,
राइट। तो ये जो लास्ट वाला एफ वाला जो पॉइंट था, इसको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, राइट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39A, और 39A भी ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या कहता है 39A? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करेंगे? जब हम फ्री लीगल एड देंगे गरीब लोगों को। अब देखो, एक गरीब इंसान है, उस पे किसी भी तरह की कोई भी चार्जेस लगा दिए गए हैं, तो कोर्ट में उसको फाइट करने के लिए, कोर्ट में खुद को जो भी है अपने लिए, आप खुद को सही साबित करने के लिए, तो उसको भी तो फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए ना। तो उसी से डील करता है आर्टिकल 39A, राइट। अब देखो, कई बार क्या होता है, जो पर्सन है वो सेल्फ डिफेंस में कोई गलत काम करता है या कोई भी उसकी मजबूरी होती है, तो खुद को कोर्ट में जाकर जस्टिफाई करने के लिए भी तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवानी है ना। कोई गरीब है, अपने आप से एडवोकेट जो है वो एडवोकेट का खर्चा नहीं उठा सकता, तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना आर्टिकल 39A में है। नेक्स्ट 41 क्या कहता है? अब बीच में जो आर्टिकल 40 आता है ना, ये गांधीयन प्रिंसिपल से डील करता है। 41A क्या कहता है? टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। राइट टू वर्क सिक्योर करना, जैसे कि राइट टू वर्क के लिए बेस्ट एग्जांपल MG नरेगा की आ जाती है, राइट। हालांकि इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं राइट टू वर्क में ये आ जाता है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक का तो हमें फंडामेंटल राइट्स दे ही रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, राइट। तो इसके अलावा राइट टू एजुकेशन को सिक्योर करना, पब्लिक असिस्टेंस देना, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में गवर्नमेंट को की तरफ से हेल्प कोई ना कोई मिलनी चाहिए, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट के केस में, राइट। अब देखो, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब ये ऐड किए गए थे प्रिंसिपल्स, तो उस टाइम पे हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम सबको काम दे सके, सबको एजुकेशन दे सकें, हर किसी को अनएम्प्लॉयमेंट के केस में सरकार हेल्प कर सके, या ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट के केस में। तो उस टाइम पे हमने ये जो प्रिंसिपल्स थे, ये गाइडलाइंस थी, वो यहाँ पे सरकार को दी थी कि जैसे ही आपके पास रिसोर्सेस आएंगे, इनसे रिलेटेड लॉ कानून लेकर आना है, राइट। नेक्स्ट है टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस, वर्क कंडीशंस को इम्प्रूव करना एंड मैटरनिटी रिलीफ लेकर आना। प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उनके लिए मैटरनिटी रिलीफ लेकर आना, राइट। जैसे आफ्टर डिलीवरी छुट्टी देना या बिफोर डिलीवरी जो है छुट्टी देना, तो उस टाइप की जो मैटरनिटी रिलीफ है उसकी यहाँ पे बात करी गई है। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। लिविंग वेज सिक्योर करना। अब देखो, एक होती है लिविंग वेज, एक होती है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज, दोनों में डिफरेंस क्या है? मिनिमम वेज जो होती है, ये होती है बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना। बेसिक नीड्स कौन सी होती है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, राइट। लिविंग वेज में क्या आ जाता है? एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना, जैसे कि इसमें एजुकेशन की बात हो गई, राइट। एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, हेल्थ फैसिलिटीज देना, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सारी चीजें आ जाती है लिविंग वेज में, राइट। और इन दोनों के बीच में एक आती है फेयर वेज। फेयर वेज लिविंग वेज से थोड़ा कम, मिनिमम वेज से थोड़ा ज्यादा, तो ये आ जाता है आपकी फेयर वेज। तो आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज सिक्योर करना, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज देना सभी वर्कर्स को, राइट। नेक्स्ट आता है 43A। 43A को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। क्या कहता है? टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना।
आर्टिकल 47 आ जाता है उसके बाद। 47 क्या कहता है? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है अंडर आर्टिकल 47। तो ये थे हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। गांधी जी के जो ड्रीम्स थे उनको फुलफिल करने के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए हैं जिनको नाम दिया गया है गांधीयन प्रिंसिपल्स का। और ये जो प्रिंसिपल्स है ये गांधी जी के आइडियाज पे बेस्ड है, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है गांधीयन प्रिंसिपल्स, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड इंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। गांधी जी ने यहाँ पे बात करी थी विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने की, कि जो गांधी जी थे वो जो ग्रास रूट लेवल है वहां से डेवलपमेंट की बात करते थे। वो बात करते थे कि ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल कौन सा हो गया? विलेज लेवल। तो विलेज लेवल पे उन्होंने बोला कि विलेज लेवल पे भी जो है एक जो विलेज लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या इन्होंने सुजेशन दिया था? विलेज पंचायत्स का सुजेशन दिया था, तो जिसके लिए बाद में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी बनाई गई थी। और पीआरआई का चैप्टर अलग से यहाँ पे दे रखा है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आर्टिकल 40 में क्या है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 43। 43 बात करता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे थे गांधी जी, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें जो ग्रास रूट लेवल पे इंडस्ट्री आती है दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री। तो इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करी है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 जिसको बाद में ऐड किया गया था 2011 के अंदर। क्या कहता है? टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसमें बेसिकली बात करी गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने की, और 2011 के अंदर ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड किया गया था, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 46। 46 क्या कहता है? टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। SC, ST के इंटरेस्ट की बात करी गई है। SC, ST में एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी के जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उनको हमें प्रोटेक्शन देनी है, सोशल इनजस्टिस से उनको प्रोटेक्ट करना है, एक्सप्लॉयटेशन से उनको प्रोटेक्ट करना है। तो आर्टिकल कौन सा है? 46। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 47। टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। हेल्थ के लिए जो इंजूरियस है ऐसी ड्रिंक्स ड्रग्स को हमें प्रोहिबिट करना है। 48 क्या कहता है? टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल्स एंड टू इम्प्रूव द ब्रीड्स। काउस काव्स की स्लॉटर को हमें प्रोहिबिट करना है, उनको जो मारा जाता है तो उसको रोकना है। और काउ काव्स के साथ साथ जितने भी मिल्क एनिमल्स हैं, मिल्क एनिमल्स कौन से होते हैं? जो दूध देते हैं उनको बोलते हैं मिल्क एनिमल्स। ड्रॉट कैटल्स कौन से होते हैं? जो लोड कैरिंग होते हैं उनको बोलते हैं ड्रॉट कैटल्स, राइट, जिनको बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, राइट। तो इनको हमें इनके स्लॉटर को प्रोहिबिट करना है और इनकी ब्रीड को हमें इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 44। टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स सबके लिए सेम ही
रूल होना चाहिए, राइट। तो इसमें सिविल कोड की बात है, एक बात ध्यान में रखनी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है, क्रिमिनल कोड नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल कोड जो है वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म ही है, पूरे इंडिया में सेम ही है क्रिमिनल कोड, लेकिन यहाँ पे बात करी गई है सिविल कोड की। सिविल कोड में क्या आ जाता है, लाइक मैरिज हो गया, राइट, डाइवोर्स हो गया, तो ये चीजें किसमें आ जाती है, सिविल कोड के अंदर आ जाती है, कि जैसे मैरिज का रूल है तो थ्रू आउट द कंट्री सेम होना चाहिए, रजिस्टर्ड मैरिज होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमारे मैरिज 3 बार कबूल करने से हो रही है या 7 फेरे लेने से या 4 फेरे लेने से हो रही है, तो ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में सेम ही यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फिलहाल के लिए एक ही स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। कौन सी स्टेट है, उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट किया है फिलहाल के लिए, राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है आर्टिकल 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। अब देखो जो आर्टिकल 45 है इसमें चेंजेस हुई है। सबसे पहले जो आर्टिकल 45 था वो बात करता था एजुकेशन की 6 to 14 ईयर्स तक, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता था। अब ये जो 6 to 14 ईयर्स वाला था पहले प्रोविजन, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इसको बना दिया गया फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो अब 45 में क्या है, अब 45 में बात करी गई है अर्ली चाइल्डहुड केयर की बिफोर 6 years तक, राइट, 6 साल से पहले, जब तक वो 6 साल का बच्चा नहीं हो जाता तब तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करी गई है आर्टिकल 45 के अंदर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न बनाना है, उसमें साइंटिफिक मेथड्स लेकर आने हैं, जैसे हाइब्रिड सीड्स हम ला ही रहे हैं, इसके अलावा मॉडर्न मेथड्स जैसे मशीनरी यूज कर रहे हैं आजकल हार्वेस्टिंग के लिए भी, सोइंग के लिए भी। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को जो है साइंटिफिक मेथड से करना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A, क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, उसको हमें इम्प्रूव करना है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस। ऐसी मॉन्यूमेंट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, लाइक ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो इस तरह की जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, जहाँ हिस्टोरिक प्लेसेस है, उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को सेपरेट करना है। जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अलग से अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगी, दोनों एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेगी अंडर आर्टिकल 50। नेक्स्ट 51 क्या कहता है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस and to encourage settlement of international disputes by arbitration। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हमें बनाए रखना है, जो बाकी की कंट्रीज है उनके साथ ऑनरेबल रिलेशंस को मेंटेन करना है, इंटरनेशनल लॉज जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको हमें मानना है, राइट। और इसके साथ साथ अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको बाय आर्बिट्रेशन हमें सेटल करना है, सीधा लड़ाई में नहीं शुरू हो जाना, राइट। नेक्स्ट आते हैं न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जितने भी हमने अभी तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, वैसे तो मैंने साथ साथ ही बता दिया था कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल कब ऐड किया गया था, तो एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, राइट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे, जिसमें फर्स्ट आता है आर्टिकल 39 में हमने ऐड किया था, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है। 39A क्या कहता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर।
इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है, गरीबों को भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है जो अपने लिए फाइट नहीं कर सकता कोर्ट में जाकर लीगली, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 43A टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना है इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 48A ऐड किया था टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अभी हम पढ़कर आए हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर। नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट के थ्रू हमने एक नया डीपीएसपी ऐड करा था जिसमें क्या था, स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है अंडर आर्टिकल 38, राइट। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला एक तो हमने बाद में ये ऐड हुआ था। सेकेंडली हमारा जो राइट टू एजुकेशन वाला है आर्टिकल 21A भी ऐड हुआ था 2002 में, तो उसकी बात है यहाँ पे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो आर्टिकल 45 था, तो इसका एक तरह से सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ था, कुछ नया ऐड तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो पहले था 6 to 14 ईयर्स वाला जो क्लॉज था उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंट करके इसको बना दिया गया फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज करके हमने क्या कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला, इसको 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया था, राइट, जिसमें फंडामेंटल राइट भी एक ऐड हुआ था और उसके साथ साथ नया डीपीएसपी भी ऐड किया था। नाम क्या है, इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 43B। तो 43B जो है इसको ऐड किया गया 2011 में 97th अमेंडमेंट के थ्रू, राइट। और आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ था 86th अमेंडमेंट के थ्रू 2002 के अंदर, और आर्टिकल 38 ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट 1978 में, और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 4 नए डीपीएसपी ऐड हुए थे, 39, 39A, 43A एंड 48A, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं सैंक्शंस बिहाइंड डीपीएसपी। सर BN राव, सर BN राव कौन थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब इन्होंने जो राइट्स थे, राइट्स को जो इंडिविजुअल के राइट्स थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा। फर्स्ट कैटेगरी थी जो जस्टिसिएबल थे, सेकंड कैटेगरी थी जो नॉन जस्टिसिएबल थे। जस्टिसिएबल के बारे में हम बात कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स है। नॉन जस्टिसिएबल के बारे में भी हम बात कर ही रहे हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके डीपीएसपी, राइट। तो 2 कैटेगरीज के यहाँ पे राइट्स दिए इंडिविजुअल्स को, एक जस्टिसिएबल एक नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, कौन से पार्ट में आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आ जाते हैं। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आ जाते हैं, पार्ट 4 के अंदर आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 तक डील करते हैं, डीपीएसपी में आर्टिकल्स आ जाते हैं 36 to 51 तक, राइट। तो ये डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। अब इन दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं टेबल के फॉर्मेट में। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे हैं, एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। स्टेट पे ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी पॉजिटिव है क्योंकि जो स्टेट जब लॉ बनाती है तो उस टाइम पे डीपीएसपी को ध्यान में रखती है, दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। अब यहाँ पे स्टेट को कुछ करने के लिए बोला जाता है, डायरेक्शंस दी जाती है डीपीएसपी में, लेकिन फंडामेंटल राइट में स्टेट को प्रोहिबिट किया जाता है लोगों के राइट्स को सिक्योर करने के लिए, राइट। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, वायलेट हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 जो कि खुद में एक फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, हम लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते अगर डीपीएसपी वायलेट हो रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का मेन एम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बनाए रखना। डीपीएसपी का एम है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। फंडामेंटल राइट्स जो है ये लीगल सैंक्शंस है, राइट, हमारी सरकार पे। ये मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस है, राइट। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, ये इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। डीपीएसपी कम्युनिटी के वेलफेयर को
प्रमोट करते हैं। तो ये कम्युनिटी के लिए है और ये है इंडिविजुअल के लिए, राइट। तो फंडामेंटल राइट पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, डीपीएसपी सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्टिक हो गए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए है डीपीएसपी, राइट। फंडामेंटल राइट्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फोर्स्ड है फंडामेंटल राइट्स, तो इम्प्लीमेंट करने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन डीपीएसपी के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। कोई भी ऐसा लॉ कल को बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है कोर्ट्स। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं होता। कोर्ट किसी भी लॉ को ये बोलकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती कि ये डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है। हाँ, किसी भी लॉ की वैलिडिटी को देखने के लिए जो कोर्ट है वो डीपीएसपी को जो है इफेक्ट में लाती है, राइट। अब डीपीएसपी ऑल्दो अगर हम बात करें तो डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन आर्टिकल 37 क्या कहता है, डीपीएसपी का ही आर्टिकल 37 क्या कहता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। 37 क्या कहता है कि ऑल्दो जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन हमारी कंट्री की गवर्नेंस के लिए ये जो प्रिंसिपल है ये फंडामेंटल है। ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि जब वो लॉ बना रही है तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे, राइट। तो ये क्या है जो डीपीएसपी है, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस है स्टेट अथॉरिटीज पे, राइट। तो स्टेट अथॉरिटीज की मॉरल ऑब्लिगेशंस है इनको एप्लीकेशन, इनको इम्प्लीमेंट करना, इनको अप्लाई करना, राइट। तो इनके पीछे जो रियल फोर्स है वो कौन सी है, वो है पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल फोर्स है, राइट। फिर कुछ व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे कि अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, तो ये क्या बोलते हैं पार्ट 4 को, ये बोलते हैं नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजंस इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी मिनिस्ट्री जो है वो डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकती, जो पार्ट 4 में प्रोविजंस दे रखे हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जब लॉ बना रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीपीएसपी को ध्यान में रखना। सिमिलरली डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी सेम सी ही एक स्टेटमेंट दी है, क्या दी है, अ गवर्नमेंट विच रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द फंडामेंटल राइट्स व्हाइल शेपिंग इट्स पॉलिसी। तो कोई भी गवर्नमेंट जब वो पॉलिसी बना रही है तो वो डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकती, राइट। इफ एनी गवर्नमेंट इग्नोर्स देम इट विल सर्टेनली हैव टू आंसर फॉर दैट बिफोर द इलेक्टोरेट एट द इलेक्शन टाइम। अगर कोई गवर्नमेंट डीपीएसपी को इग्नोर कर रही है तो इलेक्शन टाइम पे उनको अपने इलेक्टोरेट्स को, लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि हमने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा या उसको हमने क्यों नहीं साथ में हम लेकर चले डीपीएसपी को, राइट। अब हमने देखा कि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है, लीगली नॉन इन्फोर्सिएबल है। क्यों जस्टिसेबल क्यों नहीं बनाए उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था, तो उस टाइम पे इनके भी तो राइट्स दे सकते थे ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, तो इनको नॉन जस्टिसेबल क्यों छोड़ दिया, डायरेक्शंस देकर क्यों छोड़ दिया। अब इसके 3 रीजन है मेन। फर्स्ट क्या है, द कंट्री डज नॉट possess the country did not possess sufficient financial resources to implement them। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो फाइनेंशियली हम उस टाइम पे इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम इनको इन्फोर्स कर पाते, हम इनको इम्प्लीमेंट कर पाते। अब देखो उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे अगर हम बात करें राइट टू वर्क की, कि हमें राइट टू वर्क देना है लोगों को, तो इसको इन्फोर्सिएबल बनाना है, तो हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं थे कि हम लोगों का राइट टू वर्क सिक्योर कर पाएँ। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी, कहाँ से लोगों को काम देते, राइट। The presence of vast diversity and backwardness in the country would stand in the way of their implementation। वास्ट डाइवर्सिटी थी इंडिया के अंदर, बैकवर्डनेस थी हमारी कंट्री में, राइट। तो वहाँ पे हम अगर बात करते इक्वालिटी की कि मेन एंड वीमेन को हमें इक्वल करना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करते, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी।
The newly born independent Indian state with its many preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order, time, place and the mode of fulfilling them. अब नई नई उस टाइम पे हमारी जो स्टेट थी इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच यूज करी, फंडामेंटल राइट्स दिए, उनको लीगली इन्फोर्सेबल बना दिया, साथ ही साथ स्टेट को कुछ डायरेक्शंस भी दे दी, सो दैट कि एकदम से बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़ जाए, राइट। डायरेक्शंस दी कि जैसे ही टाइम आएगा तो उस टाइम पे इन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा, राइट। डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द डीपीएसपी। क्रिटिसिज्म क्या है? तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहले आता है नो लीगल फोर्स। सबसे पहले इनको जो मेनली क्रिटिसाइज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल कैरेक्टर के हैं, जस्टिसिएबल नहीं है, लाइक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जस्टिसिएबल है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जो कि खुद एक फंडामेंटल राइट है, राइट। लेकिन दूसरी साइड डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है। अगर हमारे डीपीएसपी वायलेट हो रहे हैं तो हम किसी भी कोर्ट के पास जाकर अपील नहीं कर सकते। केटी शाह, इनका क्या व्यू पॉइंट है? ये बोलते हैं इनको जो डीपीएसपी है दे आर पीएस सुपरफ्लूटिस। एक साइड तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपीएसपी दे रखे हैं, डायरेक्शंस दे रखी हैं, लेकिन दूसरी साइड हमने इनको अननेसेसरी बना दिया क्योंकि ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट तभी होंगे जब हमारे पास रिसोर्सेस आएंगे। अब उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं थे, तो इसीलिए इनको कंपेयर कैसे किया गया है, अ चेक on a bank payable only when the resources of the bank permit। ये बैंक में पड़ा हुआ एक ऐसा चेक है वो जो तभी कैश होगा जब बैंक के पास रिसोर्सेस आएंगे और बैंक इसको परमिट करेगी, तो तब तक ये जो चेक है बैंक में वैसे का वैसे ही पड़ा है, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू नसीरुद्दीन, ये क्या बोल रहे हैं डीपीएसपी को, no better than the New Year's resolution which are broken on the 2nd of January। जो डीपीएसपी है ना वो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह है जो कि 1st ऑफ जनवरी को तो बनाए जाते हैं लेकिन 2nd ऑफ जनवरी को तोड़ दिए जाते हैं। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बनाते हैं ना कि 1st ऑफ जनवरी से हम जिम जाएंगे, 1st ऑफ जनवरी से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, हम हेल्दी डाइट लेंगे, लेकिन 2nd ऑफ जनवरी तक जाते जाते हम भूल जाते हैं, राइट। पढ़ना भी छोड़ देते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, जिम जाना भी छोड़ देते हैं, हेल्दी डाइट क्या खानी है तो हम तो पिज्जा बर्गर पे आ जाते हैं। तो वैसे ही ये डीपीएसपी है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह है, 2nd ऑफ जनवरी को जो कि तोड़ दिए जाते हैं। एक बार हम सोचते हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन साथ ही साथ इम्प्लीमेंट होते भी नहीं है प्रॉपरली, राइट। टीटी कृष्णमचारी क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्टिव्स एज अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स, वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स है। केसी वियरे मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस, एम्स एंड एस्पिरेशंस का एक मैनिफेस्टो है, एक प्रॉमिस दिया हुआ है कि हाँ हम ये काम करेंगे, बस एक प्रॉमिस कर दिया है हमारे साथ और तो कुछ नहीं किया इन्होंने। तो मॉरल होमिली के साथ इसको कंपेयर किया गया है। सर आइवर जेनिंग्स क्या बोलते हैं इनको, एज अ पीएस एस्पिरेशंस। नेक्स्ट है इलॉजिकली अरेंज्ड। क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जो डायरेक्टिव्स है ना दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ लॉजिकल मैनर बेस्ड ऑन अ कंसिस्टेंट फिलॉसफी। एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी के बेसिस पे इनको लॉजिकली मैनर में अरेंज किया ही नहीं गया। जैसे हमने पढ़ा कि जो डीपीएसपी है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हो गए, गांधीयन हो गए, लिबरल हो गए, लेकिन उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं ना वो बीच बीच में डाले हुए हैं, कोई एक सीक्वेंस में नहीं है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो फंडामेंटल राइट्स में एक सीक्वेंस था, सबसे पहले इक्वालिटी राइट्स आते हैं, देन फ्रीडम से रिलेटेड, एक्सप्लॉयटेशन से, माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस राइट्स, तो एक कैटेगरीज में, एक ग्रुप्स में अलग अलग उनको डिवाइड किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है लॉजिकली इनको अरेंज नहीं किया गया, एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू एन श्रीनिवासन,
The directives are neither properly classified nor logically arranged. ना तो properly इनको classify किया गया है, ना ही logically इनको arrange किया गया है। तो ये जो डेक्लारेशन है इसमें मिक्सअप हो रहे हैं इश्यूज। एक साइड अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज है, दूसरी साइड उन्हीं इश्यूज के साथ हमने जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, जो मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैं, उनको हमने मिक्सअप कर दिया है, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें जो सेंटिमेंट्स है, प्रेजुडाइस है, उस पे बेस्ड प्रोविजंस जो है उनको प्रॉपरली क्लासिफाई किया ही नहीं गया। कोई भी कॉन्सिस्टेंट फिलॉसफी पे बेस्ड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको अरेंज नहीं किया गया। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव। According to Sir Ivor Jennings, directives are based on the political philosophy of the 19th century England. 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें इंग्लैंड के अंदर, आई थिंक 1884 की बात है, तो 1884 में इंग्लैंड के अंदर आया था फेबियन रेवोल्यूशन। फेबियन रेवोल्यूशन। अब उस टाइम पे क्या हुआ था फेबियन रेवोल्यूशन में, यहाँ पे बात हुई थी फेबियन सोशलिज्म की। अब इन्होंने बोला कि फेबियन रेवोल्यूशन के टाइम पे इंग्लैंड में फेबियन रेवोल्यूशन क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम पे ये डिमांड कर रहे थे सोशलिज्म की। तो इन्होंने जो फेबियन सोशलिज्म था उसको इन्होंने कैसे एक्सप्रेस करा, फेबियन सोशलिज्म विदाउट द सोशलिज्म, राइट। तो अब इन्होंने बोला कि ये कंजर्वेटिव है डीपीएसपी। कैसे, अगर हम बात करें मिड 20th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे तो ठीक थे, लॉजिकली थे जो डीपीएसपी थे मिड 20th सेंचुरी की, जब इनको ऐड किया गया था तो उस टाइम पे इनका कोई इंपॉर्टेंस था। लेकिन 21st सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस इनका नहीं है। तो पार्ट 4 के जो ये डीपीएसपी है इनको कैसे एक्सप्रेस करा, फेबियन सोशलिज्म विदाउट द सोशलिज्म। एक ऐसा सोशलिज्म है जिसमें सोशलिज्म है ही नहीं है, राइट। तो डीपीएसपी को कैसे डिस्क्राइब करा है, डीम टू बी द सुटेबल इन इंडिया इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के मिडल में तो ये सुटेबल थे, लेकिन अभी की अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की, तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते कि ये सुटेबल है या नहीं है, राइट। तो एक तरह से क्या है, ये आउटडेटेड हो चुके हैं जो डीपीएसपी है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। डीपीएसपी को लेकर अक्सर कर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। कैसे, अब देखो सेंटर क्या है, सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देती है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन स्टेट में क्या इशू आता है, स्टेट ये बोलकर डिसमिस कर देती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है। सिमिलरली अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की, तो पार्लियामेंट में बिल पास होता है, राइट। अब पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है, लेकिन वो जो बिल है वो डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, उस बिल को रिजेक्ट कर देते हैं, ये बोलकर कि जो हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो तो इनमें इंक्लूडेड ही नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सेम गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के केस में होता है, तो उन दोनों के बीच में भी स्टेट लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बीच में सेंट्रल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है डीपीएसपी को लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसमें हम अलग अलग लोगों के जो व्यू पॉइंट्स है वो देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं एल.एम. सिंघवी। कौन थे ये एल.एम. सिंघवी? ये एक एमिनेंट जूरिस्ट एंड डिप्लोमेट थे। तो इन्होंने कैसे डिस्क्राइब करा है डीपीएसपी को, द डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस। ये क्या बोलते हैं कि जो डीपीएसपी है ये क्या है, लाइफ गिविंग प्रोविजंस है जो डीपीएसपी है। अब पहले हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, अब क्रिटिसिज्म नहीं है, ये व्यू पॉइंट्स है, जो अच्छी अच्छी बातें बोली गई है डीपीएसपी के बारे में वो चीजें यहाँ में दे रखी है। तो यहाँ पे डीपीएसपी को इन्होंने डिस्क्राइब करा है एज अ लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसमें क्या है, अब देखो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या दे रखा है, तो इसमें बात करी गई है पॉलिटिकल जस्टिस की।
फंडामेंटल राइट्स में बात करी गई है पॉलिटिकल जस्टिस की। दूसरी साइड अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी में बात करी गई है सोशल जस्टिस की, सोशल जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की यहाँ पे बात करी गई है। तो इसीलिए यहाँ पे डीपीएसपी जो है इनको इम्पोर्टेंट माना गया है। एल.एम. सिंघवी जी क्या बोलते हैं कि ये सोशल जस्टिस की फिलॉसफी भी ये डीपीएसपी में इंक्लूडेड है। सेकंड आते हैं एमसी चावला। एमसी चावला कौन थे? ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के। इनका ओपिनियन क्या है? If all these principles are fully carried out, our country would indeed to be a heaven on the earth। ये कहते हैं कि अगर सभी के सभी प्रिंसिपल्स को हम इम्प्लीमेंट कर देना तो हमारी जो कंट्री है ये पूरे वर्ल्ड पे, पूरे धरती पे क्या बन जाएगी? एक स्वर्ग बन जाएगी। इंडिया would then be not only democracy in the political sense but also a welfare state looking after the welfare of its citizen। तो वहां पे फिर इंडिया क्या बन जाएगा? इंडिया सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ना रहकर पॉलिटिकल सेंस में भी अगर हम बात करें तो एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। यहाँ पे सिटीजन्स के वेलफेयर की बात होगी। तो ऑब्वियसली वेलफेयर की बात हो रही है तो ये क्या बन जाएगा? इंडिया धरती पे एक हेवन बन जाएगा अगर सभी के सभी जो प्रिंसिपल्स है उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तब। नेक्स्ट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। इनके अकॉर्डिंग जो डायरेक्टिव्स है हैव ग्रेट वैल्यू बिकॉज दे ले डाउन दैट द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटी इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो मेन गोल है ना इंडियन पॉलिटी का वो है इंडियन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब ये जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से डिफरेंट है। पॉलिटिकल जस्टिस की, जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की हमने बात करी फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। तो इसीलिए इनकी जो डायरेक्टिव्स है इनकी ग्रेट वैल्यू दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है ग्रैनविल ऑस्टिन। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। इनका क्या ओपिनियन है? इनका ओपिनियन है कि जो डीपीएसपी है दे एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन। ये जो सोशल रेवोल्यूशन के गोल्स है उनको फुलफिल करने की बात कर रहे हैं डीपीएसपी। सर बी.एन. राव ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारी असेंबली के। तो इनका क्या ओपिनियन है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है दे आर मॉरल परसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। ये मॉरल परसेप्ट्स है हमारी स्टेट अथॉरिटीज के लिए, राइट। उनके लिए क्या है? एक एजुकेटिव वैल्यू देते हैं। जब हमारी स्टेट कोई भी पॉलिसीज बनाती है तो उस टाइम पे ये क्या है? एक गाइडलाइंस है, एक एजुकेटिव वैल्यू की तरह काम करते हैं स्टेट के लिए जो डीपीएसपी है। अकॉर्डिंग टू एमसी स्टीवार्ड, एमसी स्टीवार्ड कौन थे? ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं इंडिया के। तो ये क्या बोलते हैं कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ऑल्दो इनका ना तो कोई लीगल राइट है ना ही कोई लीगल रेमेडी है। डीपीएसपी के लिए ना तो कोई ये हमारे राइट्स ही है ना ही इनकी कोई लीगल रेमेडी है जिसके लिए हम कोर्ट जाएं जैसे फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन स्टिल ये जो डीपीएसपी है ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, यूजफुल है। कैसे है? जो डीपीएसपी है दे आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दे रखी थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किसके लिए थी ये? जो उस टाइप के गवर्नर जनरल हुआ करते थे या गवर्नर हुआ करते थे तो उनके लिए ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी कि जैसे ही वो कोई लॉ लेकर आते हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो इन द सेम मैनर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट कोई लॉ कानून लेकर आती है तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, राइट। तो ये क्या है? ये बेसिक प्रिंसिपल्स है किसके? न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर के विच द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट बिल्डिंग। सेकेंडली जो डीपीएसपी है दे आर यूजफुल बैकनल लाइट्स ऑफ द कोर्ट्स। ये कोर्ट को एक रास्ता दिखाते हैं, राइट। जो डीपीएसपी है कोर्ट को रास्ता दिखाते हैं। अब देखो कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की।
अब जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट कैसे चेक करती है कि कोई भी जो लॉ कोर्ट के पास आया है, जो लॉ बनाया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, कोर्ट को कैसे पता चलेगा? तो कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट चेक करती है कि क्या वो जो पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है या कोई एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट डीपीएसपी को फॉलो कर रहा है। डीपीएसपी में जो डायरेक्शंस दे रखी है, उन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट या फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अगर वो डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रहा तो वो क्या है? इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट। थर्ड क्या है? दे फॉर्म द डोमिनेटिंग बैकग्राउंड ऑफ ऑल द स्टेट एक्शन, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, एंड ऑल्सो अ गाइड टू द कोर्ट्स इन सम रिस्पेक्ट। जो डीपीएसपी है ये एक डोमिनेटिंग बैकग्राउंड बनाते हैं स्टेट एक्शन के लिए, क्योंकि इसी पे तो बेस्ड है ना स्टेट का एक्शन। लेजिस्लेचर काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, इन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड लॉ एक्ट बन रहे हैं। तो एक तरह से क्या है, ये कोर्ट्स को गाइड करते हैं जो डीपीएसपी है। राइट। दे एम्पलीफाई द प्रियम्बल, प्रियम्बल को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो डीपीएसपी है। इवन के प्रियम्बल के अंदर जो बात करी गई है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी की, तो यही जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, इसी को सिक्योर करते हैं ये डीपीएसपी। राइट। डीपीएसपी के और क्या रोल है इसके अलावा? तो डीपीएसपी जो है दे फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज इन political, economic and social sphere in spite of the changes of the party in power। अब देखो जो डीपीएसपी है, जो भी फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी होती है उनमें स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, कंटिन्यूटी लेकर आते हैं। क्योंकि देखो जो सरकार है सेंट्रल लेवल पे वो हर 5 साल बाद चेंज हो जाती है, लेकिन जो पॉलिसीज बनाई जाती है ना, पॉलिसीज बनाई जाती है इन प्रिंसिपल्स को, इन डायरेक्शंस को फॉलो करके। तो कल को कोई सरकार आकर ये नहीं बोल सकती कि ये जो पॉलिसी है ये सही नहीं है। तो ये पॉलिसी की स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो आती है, जो एक्ट बनाती है, जो लॉ बनाती है, वो इन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड लॉ होता है। तो इसीलिए जो पॉलिसीज आती है वो पॉलिसीज स्टेबल होती है और उनमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। नेक्स्ट, दे आर सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनके सप्लीमेंट्री है ये डीपीएसपी। राइट। पार्ट 3 के अंदर जो वैक्यूम दे रखा है उसको फुलफिल करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। अब जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। और जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें कौन से राइट्स दे रखे हैं? इसमें दे रखे हैं पॉलिटिकल राइट्स। कौन से राइट्स है? इसमें पॉलिटिकल राइट्स दे रखे हैं। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें सोशल राइट्स की बात नहीं करी गई, इसमें इकोनॉमिक्स राइट्स की बात नहीं करी गई। अब यही जो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट है इनकी बात कर रहे हैं हमारे डीपीएसपी। तो पार्ट 3 के अंदर जो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स का वैक्यूम है उसको फुलफिल करते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। राइट। Their implementation creates a favorable atmosphere for the full and proper enjoyment of the fundamental rights by the citizens। अब citizens fundamental rights enjoy कर रहे हैं तो उनके लिए एक favorable atmosphere या favorable environment create करते हैं ये DPSP। राइट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग। अब फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करी गई है, लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अकेली जो है उसका कोई भी मतलब नहीं बनता विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Next, they enable the opposition to exercise influence and control over the operations of the government। अब जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी को ब्लेम करती है हमेशा। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन होती है वो हमेशा और हमेशा रूलिंग पार्टी की जो भी पॉलिसीज आती है, जो भी लॉ एक्ट लेकर आती है रूलिंग पार्टी, तो उनको जो है क्रिटिसाइज करती है। किस बेसिस पे क्रिटिसाइज करती है ऑपोजिशन? तो ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी के जो लॉस होते हैं या जो भी रूलिंग पार्टी पॉलिसीज बना रही है उनको क्रिटिसाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ डीपीएसपी।
राइट। रूलिंग पार्टी अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही तो उसी के बेसिस पे जो अपोजिशन है उनको क्रिटिसाइज करती है, उनको ब्लेम देती है, राइट। तो ओवरऑल डीपीएसपी क्या है? दे सर्व एज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का एक क्रूशियल टेस्ट है जो डीपीएसपी है, क्योंकि जो डीपीएसपी है ये कितने सरकार ने इम्प्लीमेंट करे हैं तो वो डिपेंड करता है उस सरकार की परफॉर्मेंस पे। अब सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी तो डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन करी होगी उन्होंने अपने रूलिंग के टाइम पे। अगर उन्होंने डीपीएसपी को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं करा, उससे रिलेटेड प्रोग्राम या पॉलिसीज नहीं लेकर आई, तो इट मीन्स कि वो जो गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो एक तरह से ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का एक क्रूशियल टेस्ट है डीपीएसपी, राइट। दे सर्व एज कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो अ रूलिंग पार्टी। अब जो रूलिंग पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करती है, रूलिंग पार्टी बोलती है कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम ये आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं। तो ये जो रूलिंग पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होता है ये किस बेसिस पे तैयार होता है? ये तैयार होता है प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, राइट। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट दीज प्रिंसिपल्स आर इंटेंडेड टू बी इट्स गाइड, philosopher and friend in its legislative and executive acts, राइट। तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में यही बात करी जाती है कि हम आने वाले टाइम पे हम पॉलिसीज लेकर आएंगे जिनमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है? फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसिएबल है और डीपीएसपी क्या है? ये नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के केस में हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। तो बेसिकली जो डीपीएसपी है ये क्या है? ये मॉरल ऑब्लिगेशंस है। क्या है ये एक मॉरल ऑब्लिगेशंस दे रखी है स्टेट को कि जैसे ही कोई स्टेट लॉ लेकर आती है तो उस केस में स्टेट के लिए ये ऑब्लिगेशंस है कि वो डीपीएसपी को भी इम्प्लीमेंट करे, राइट। तो आर्टिकल 37 में क्या दे रखा है? 37 में यही लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी है ये स्टेट के लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशंस है, राइट। अब यहाँ पे दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कब से चल रहा है? ये जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तभी से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है या फिर डीपीएसपी सुप्रीम है। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहला केस आता है 1951 के अंदर, चंपाकम दुरायराजन केस। ये जो केस था ये मद्रास का केस था, राइट। तो यहाँ पे ये जो चंपक दुरायराजन थे ये मद्रास मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने अपनी जो सीट थी वो लेने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या? इनको मेडिकल की सीट वहां पे नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसका रीजन क्या था? रीजन था कि रिजर्वेशन थी वहां पे मद्रास मेडिकल कॉलेज के अंदर, सीट्स रिजर्व थी। सीट्स कैसे रिजर्व थी? जैसे कि सपोज टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50 है तो 50 में से यहाँ पे ये जो मद्रास मेडिकल कॉलेज था इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि भाई जो 15 सीट्स है ये हम जो हिंदू ब्राह्मण्स है उनके लिए हम रिजर्व कर रहे हैं, जो हिंदू है, राइट। इनमें से इन्होंने बोला कि चलो 10 सीट्स है, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, तो 50 में से इन्होंने बोला कि जो 10 सीट्स है ये जो नॉन हिंदू ब्राह्मण्स है उनके लिए रिजर्व्स है, तो ये नॉन हिंदू ब्राह्मण्स के लिए हैं। जैसे कि 5 सीट्स जो हैं ये मुस्लिम्स के लिए इन्होंने रिजर्व कर दी, तो इसलिए इस तरह से इन्होंने सीट्स रिजर्व करी हुई थी और बाकी की बची इन्होंने अदर्स के लिए रिजर्व कर दी। अब ये जो चंपाकम दुरायराजन थे ये थे ब्राह्मण। अब ब्राह्मण की सीट्स 15 थी। अब इनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन सीट तो 15 ही है ब्राह्मण्स के लिए, जो हिंदू ब्राह्मण्स है, तो इसलिए इसकी वजह से इनको सीट वहां पे मिली ही नहीं और ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास। इन्होंने बोला कि मेरा जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है वायलेट हो रहा है। 15 क्लॉज 1 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सेकेंडली इन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 है वो मेरा वायलेट हो रहा है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप
किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेकर, वो क्या थी? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को अगर हम कंपेयर करें ना, तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये सुप्रीम है, राइट। चंपाकम द्वाराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है अगर हम दोनों को कंपेयर करें। लेकिन अब जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या है? फंडामेंटल राइट्स की सब्सिडियरी है, राइट। अब देखो डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अमेंड किया जा सकता है। किसको पावर दी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की? ये पावर दी गई थी पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो उसके बाद टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुई, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया गया। जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 का, तो इसके थ्रू 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया था। 15 क्लॉज 4 में क्या था कि सरकार अगर चाहे तो वो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार रिजर्वेशन ला सकती है। जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, तो इनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार रिजर्वेशन ला सकती है। उसके बाद फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट आया 1955 का, 17th अमेंडमेंट एक्ट आया। कुछ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट्स लाए गए थे टाइम टू टाइम। अब ये जो 17th अमेंडमेंट एक्ट था 1964 का, तो इस एक्ट में बात हुई थी लैंड रिफॉर्म्स की, राइट। तो इसके बाद ये 64 की बात है। 64 के बाद 67 में आता है गोलकनाथ केस। अब ये जो गोलकनाथ केस था, इसमें क्या था? ये जो गोलकनाथ थे, ये दो भाई थे। ये किसके ये कौन सी स्टेट का केस था? ये था पंजाब का केस। किसका था? पंजाब का केस था। गोलकनाथ जो थे, ये दो भाई थे, इन दोनों के बीच में हुआ लैंड डिस्प्यूट, जिसके चलते हुए सरकार ने क्या बोला कि इनकी जो लैंड है ना, वो जो लैंड सीलिंग लिमिट है उससे ज्यादा है। जिसके चलते हुए सरकार ने क्या किया? इनकी लैंड को एक्वायर कर लिया। जितनी लैंड सीलिंग लिमिट से लैंड ज्यादा थी, उतनी लैंड को सरकार ने एक्वायर कर लिया। तो ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास। इन्होंने बोला कि अब देखो, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट। उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंदर। तो इन्होंने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा फंडामेंटल राइट है और सरकार हमसे वही लैंड जो है एक्वायर कर रही है। तो यहाँ पे फिर से सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है, दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नेचर के हैं। तो जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से टेक अवे या अब्रेज नहीं कर सकती। लेकिन इस पे पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन रहा? अब कोर्ट ने तो जजमेंट दे दी कि जो फंडामेंटल राइट्स है इनको कोर्ट जो है किसी भी तरह से टेक अवे या अब्रिज नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट है। मतलब कि किसी भी टीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन रहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे? जो गोलकनाथ केस से रिलेटेड जजमेंट दी थी 1967 में, सुप्रीम जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट लेकर आई अमेंडमेंट एक्ट 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट, दोनों ही 1971 में आए थे। अब जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो फंडामेंटल राइट्स है उनको टेक अवे या फिर अब्रिज कर सकती है। और 25th अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू एक नया आर्टिकल ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 31C ऐड किया गया। और ये जो आर्टिकल था इसके दो प्रोविजंस थे। फर्स्ट प्रोविजन क्या था कि जो पार्लियामेंट है उसमें पावर दी गई कि जो सोशलिस्टिक डीपीएसपी है, कहाँ पे है सोशलिस्टिक डीपीएसपी? आर्टिकल 39B और C के। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल 39B और C की ही बात करी गई है कि अगर कल को पार्लियामेंट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्पेसिफिकली 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ ला रही है, तो उस केस में उस लॉ को ये बोलकर
जो है वॉइड या नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या 31 को वायलेट कर रहा है। कल को सरकार डीपीएसपी में 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ ला रही है तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलकर उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगी कि वो आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट कर रहा है। 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, 19 में प्रोटेक्शन दे रखी है, राइट, 31 में राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट। तो इन तीनों आर्टिकल्स के बेसिस पे ये नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। और सेकंड प्रोविजन इसमें क्या दिया गया, इसमें बोला गया कि कल को सरकार कोई भी लॉ लेकर आती है और ये बोल रही है कि हम ये लॉ लाए हैं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उस लॉ को जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता, कोई भी कोर्ट उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकती। तो ये दो प्रोविजंस यहाँ पे 31C के अंदर ऐड किए गए। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये बात थी 1971 की। 1971 के बाद 1973 में एक बहुत ही फेमस केस आता है, दैट इज केशवनंद भारती केस। प्रियम्बल में भी हमने पढ़ा था केशवनंद भारती केस के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड अगेन केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 31C के अंदर 31C में जो आप फर्स्ट प्रोविजन लेकर आए हो ना, वो तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। लेकिन क्योंकि फर्स्ट प्रोविजन में बात करी गई थी आर्टिकल 39 बी और सी की बात करी गई थी, लेकिन जो आप सेकंड प्रोविजन लेकर आए हो ना कि सरकार किसी भी लॉ, कोई भी लॉ बना रही है और वो सरकार बोल रही है कि हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये वाली जो बात है ये गलत है। गलत कैसे है कि जुडिशरी है सामने बैठी है, जुडिशियल रिव्यू से आप कैसे इम्यून कर सकते हो उसको। जुडिशरी में पढ़े लिखे लोग हैं तो वो एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं ना कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं। ऐसे तो नहीं है कि सरकार कल को कोई भी लॉ लेकर आए और बोल दे कि हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये वाला सेकंड वाला जो प्रोविजन है वो इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। तो यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू है, केशवनंद भारती केस क्या कहता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। तो यहाँ पे जो सेकंड की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे तो जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक फीचर है वही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो सेकंड वाला जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फर्स्ट वाला प्रोविजन ठीक है। अब फर्स्ट प्रोविजन में इन्होंने बात करी थी 39 बी और सी की। अब इसका स्कोप उसके बाद 1976 में, ये 73 की बात थी, उसके बाद 1976 में इसका जो स्कोप था फर्स्ट प्रोविजन का वो और एक्सटेंड कर दिया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जिसमें जो फर्स्ट प्रोविजन था उसका स्कोप इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे पहले जो फर्स्ट प्रोविजन था, इसका जो फर्स्ट प्रोविजन था उसमें बात हो रही थी 39 बी और सी की, लेकिन यहाँ पे जो 76 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें इन्होंने 39 बी सी की जगह पे क्या कर दिया, ऑल डीपीएसपी। इन्होंने बोला कि सरकार सभी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ लेकर आएगी तो उसको ये बोलकर नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि ये आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट कर रहा है, राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब ये तो सरकार का था, राइट, कि आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सरकार ने बोल दिया कि ठीक है आप ये नहीं कर सकते, कि था ऑल डीपीएसपी के लिए इसको क्या कर दिया, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट की बात करें, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने स्कोप एक्सटेंड करा, 31C के क्लॉज 1 का स्कोप एक्सटेंड कर दिया। तो इससे क्या है, इससे जो डीपीएसपी की लीगल प्राइमेसी थी, जो पोजीशन थी, वो सुप्रीम हो गई फंडामेंटल राइट से, राइट। लेकिन उसके बाद ये बात थी 1976 की, लेकिन उसके बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और केस आता है, दैट इज मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो यहाँ पे सरकार ने बोला कि ये जो आपने ऑल डीपीएसपी की बात करी है ना 1976 में, तो ऑल डीपीएसपी का आपका जो क्लॉज है ये गलत है, इसमें 39 बी और सी ही रहेगा। फिर से 39 बी और सी
को इसमें रहने दिया 1980 में। तो अब इन्होंने बोला कि 39BC को इम्प्लीमेंट करने के लिए कल को सरकार कोई भी लॉ लेकर आती है तो आप उसको ये बोलकर नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये आर्टिकल 14 या 19 को जो है वायलेट कर रहा है। अब यहाँ पे 31 नहीं आ रहा, रीजन बीइंग कि ये बात है 1980 की, और जो 31 आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल था ये तब तक डिलीट हो चुका था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, और ये बन चुका था लीगल राइट 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, राइट। अब मिनर्वा मिल्स केस जो आया था 1980 में सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है या फिर डीपीएसपी है, अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों क्या बनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। तो दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, दोनों में से अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस दोनों की ही इक्वल है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या फिर डीपीएसपी हो। दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट, वन नो लेस देन द अदर्स। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो ये उस तरह से काम करते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। तो एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, तो इसीलिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक चीज भी नहीं होगी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो अगर हम किसी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, एब्सोल्यूट प्राइवेसी देते हैं किसी को भी, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होगी। और अगर हम बात करें हार्मनी और बैलेंस की, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, तो इसीलिए दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब डीपीएसपी हम लेकर आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका मेन एम था जो आने वाली सरकारें हैं जैसे भी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि आने वाले टाइम पे जैसे ही रिसोर्सेज आएंगे, जो भी कोई नई सरकार आएगी तो उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो क्या है लॉ कानून लेकर आएगी, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करेंगी, राइट। तो अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब ये जो इनका गोल क्या था डीपीएसपी का, कि फंडामेंटल राइट्स को भी हमें अब्रिज नहीं करना है, राइट। ऐसे नहीं है, द गोल सेट आउट बाय द डीपीएसपी हैव टू बी अचीव्ड विदाउट द एब्रोगेशन ऑफ द मीन प्रोवाइडेड बाय द फंडामेंटल राइट्स। तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को भी हमें अब्रिज नहीं करना है, टेक अवे नहीं करना है। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डीपीएसपी, ये सुप्रीम है फंडामेंटल राइट्स, राइट। फंडामेंटल राइट्स enjoy supremacy over the directive principles, yet this doesn't mean that DPSP cannot be implemented। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करें ही ना। तो पार्लियामेंट को भी पावर दी गई कि वो फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेंड कर सकती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डीपीएसपी। बस कंडीशन यहाँ पे यही है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डैमेज नहीं होना चाहिए, राइट। डीपीएसपी में नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ तो तभी से लेकर जो डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन थी स्टार्ट हो चुकी थी। धीरे धीरे जो सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी या स्टेट गवर्नमेंट थी, वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम टू टाइम जो लॉज थी वो पास करती रही, नए नए एक्ट्स लेकर आई, नए नए प्रोग्राम्स लेकर आई। तो 1950 से ही शुरुआत हो जाती है डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन की, राइट। सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट आती थी वो अलग अलग लॉज बनाती थी, प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट करती थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जैसे कि 1950 में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। अब प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था, इसका काम था 5 इयर्स प्लान बनाना। 5 इयर्स प्लान में क्या होता था, इसमें टारगेट्स सेट किए जाते थे कि आने वाले 5 सालों में हम क्या कुछ करने वाले हैं, हमारा ग्रोथ रेट कितना होगा, हमारा प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा होगा और वहां पे हम कितना ग्रोथ रेट अचीव करने वाले हैं। तो एक तरह से टारगेट सेट किए जाते थे। अब कई बार क्या होता था, टारगेट अचीव हो भी जाते थे, कई बार नहीं भी होते थे, वो डिपेंड करता था कंडीशंस पे,
राइट, सर्कमस्टांसेस पे वो डिपेंड करता था। लेकिन प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था, 5 इयर्स प्लान तैयार करना कि आने वाले 5 सालों में क्या हमारे टारगेट्स है, कौन से सेक्टर में हम कितनी ग्रोथ करने वाले हैं, क्या कुछ नया लाने वाले हैं, राइट। तो प्लानिंग कमीशन जो था ये चला 2015 तक। तो बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन हम लेकर आए थे, इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था सोशो इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। 2015 के अंदर जो प्लानिंग कमीशन था इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग के साथ। एक नई बॉडी आई जिसका नाम था नीति आयोग। अब ये जो नीति आयोग है इसमें कोई फिक्स टारगेट्स नहीं होते, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। जैसे प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर प्लान्स तैयार किए जाते थे, लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ टाइम के लिए जो है होता है, एक प्लान तैयार किया जाता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में हम 2 सालों में या 3 सालों में या 8-10 जो भी एक टाइम पीरियड होता है कि उस फिक्स टाइम पीरियड में हम इतना जो ग्रोथ का हमारा टारगेट रहने वाला है। तो मोस्टली जो नीति आयोग है इसमें छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं, एनुअल प्लान्स बनाए जाते हैं मोस्टली, राइट। बाकी अलग अलग होता है, सेक्टर वाइज होता है कि कौन से सेक्टर में हम कितना अचीव करने वाले हैं। नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लैंड रिफॉर्म लॉज आए अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ऑलमोस्ट सभी स्टेट ने लैंड रिफॉर्म लॉज जो थे उनको पास किया। अब जो लैंड रिफॉर्म लॉज आए थे इनमें जो अग्रेरियन सोसाइटी थी, अग्रेरियन सोसाइटी में चेंजेस आई। जो रूरल मासेस थे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया गया थ्रू लैंड रिफॉर्म लॉज। अब पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो कुछ लोग ऐसे थे सोसाइटी में जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, हज़ारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, और वहीं पे दूसरी साइड बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड थी ही नहीं, लैंडलेस लेबरर बने हुए थे जो उनके अंडर काम कर रहे थे। तो उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए लैंड रिफॉर्म लॉज लाए गए कि जिनके पास इतनी सारी ज़मीनें हैं तो उन पे कुछ लिमिट्स लगाई गई। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज को ख़त्म करा, लाइक जमींदार्स, जागीरदार्स, इनामदार्स। तो ये इंटरमीडियरीज थे जिनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम थे, राइट। तो इन इंटरमीडियरीज को खत्म किया। सेकेंडली टेनेंसी रिफॉर्म्स आए। टेनेंट्स जो है जो जमीन रेंट पे लेकर वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो टेनेंसी रिफॉर्म्स आए उनमें जो टेनेंट्स है उनको टेन्योर की सिक्योरिटी दी गई कि जैसे किसी से वो रेंट पे ज़मीन ले रहे हैं तो वो 3 साल 5 साल के लिए उससे ज़मीन लेंगे और तब तक वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, और वो जो ज़मीन रेंट पे ली जाएगी वहाँ पे जो रेंट होगा वो फेयर रेंट होगा। तो इस तरह से टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए। इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग लिमिट लगाई गई। ये जो सीलिंग लिमिट थी ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में इन्होंने सीलिंग लिमिट लगा दी कि 50 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं हो सकती। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अगर किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन है, सपोज किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन है, तो सरकार क्या करेगी, उस पर्सन के पास 50 एकड़ ज़मीन रहने देगी और उसके अलावा जो 450 एकड़ है उसको क्या करेगी सरकार, एक्वायर कर लेगी। इसको क्या करेगी सरकार, एक्वायर कर लेगी जो बाकी की ज़मीन है। अब ये जो बाकी की ज़मीन है एक्वायर करने के बाद सरकार क्या करेगी इस ज़मीन का, इसको जो लैंडलेस लेबरर्स है, जो लैंडलेस लेबरर्स है जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनमें इस ज़मीन को बांट दिया जाएगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस लेबरर्स। कोऑपरेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए यहाँ पे। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है कि जो छोटे मोटे किसान होते हैं, छोटे किसान कौन से होते हैं, जिनके पास कम ज़मीनें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, उस फार्मर के पास 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है। अब 5 एकड़ ज़मीन में वो जो फार्मर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर नहीं पाएगा। अब 5 एकड़ में इतना प्रॉफिट भी नहीं होता कि वो अपनी मशीनरी
जो है उसको खरीद पाए, ट्रैक्टर खरीद पाए, या मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर वो यूज कर पाए 5 एकड़ जमीन पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कोऑपरेटिव फार्मिंग का। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर्स, फॉर एग्जांपल 5 एकड़ वाले 10 फार्मर्स जो है, जो 10 फार्मर्स है वो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हुए, एक के पास 5 एकड़ है तो 10 फार्मर्स के पास कितनी हो जाएगी, 50 एकड़ हो जाएगी। अब ये क्या करेंगे, ये अपनी जमीनें इकट्ठी कर लेंगे, तो टोटल 50 एकड़ जमीन हो गई, तो उस पे ये एग्रीकल्चर करेंगे, फिर मिलकर एक ट्रैक्टर खरीद लेंगे, मिलकर एग्रीकल्चर के नए नए जो मेथड्स हैं उनको यूज करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेकर आए लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, राइट। अब इसके अलावा जो लेबर सेक्शन है, लेबर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग एक्ट सरकार लेकर आई टाइम टू टाइम। जैसे कि 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट आया, 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, 1965 में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 1970 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट आ गया, 86 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, 76 में बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट, 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट आया, 52 में माइंस एक्ट आया, 47 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया, 1923 में वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट आया। तो ये सारे के सारे जो एक्ट्स यहाँ पे सरकार लेकर आई थी वो लेबर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार लेकर आई थी। अब चाइल्ड लेबर को बैन किया गया इंडिया के अंदर, हमारी गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से बैन कर दिया था 2006 के अंदर। अब उससे पहले क्या था, उससे पहले ये प्रोविजन हुआ करता था कि जो हजार्डस एक्टिविटीज है लाइक माइंस वगैरह हो गया, तो वहां पे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड थी। लेकिन यहाँ पे 2006 के अंदर सरकार ने बोला कि चाइल्ड लेबर को कंप्लीटली बैन किया जाएगा, फिर चाहे वो हजार्डस एक्टिविटीज हो या फिर नॉर्मल हो, लाइक होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, तो वहां पे भी चाइल्ड लेबर को बैन किया गया। तो 2016 के अंदर जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 था, इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, राइट। तो 2016 में इसका नाम चेंज किया गया था। विमेन वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाई सरकार 1961 में, और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया टू इम्प्लीमेंट द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए सरकार अलग अलग मेजर्स लेकर आई, जैसे कि 1956 के अंदर लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया सरकार ने, 1969 के अंदर 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, 1971 में जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया, 1971 में प्राइवेट पर्स को अबॉलिश किया गया। प्राइवेट पर्स क्या था, प्राइवेट पर्स था कि जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हुआ करते थे उन पे जो उनकी जो भी उनको पेमेंट जाती थी, उनकी जो भी इनकम होती थी वो टैक्स फ्री होती थी। तो 71 से सरकार ने क्या कर दिया, उस पे टैक्स लेना शुरू कर दिया। 1987 के अंदर आया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। हमने पढ़ा था डीपीएसपी में फ्री लीगल एड टू पुअर। अब फ्री लीगल एड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार लेकर आई 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, और इस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश की गई लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाई गई फॉर प्रमोटिंग इक्वल जस्टिस। अब जो लोक अदालत थी ये एक स्टैट्यूटरी फॉर्म थी, राइट, स्टैट्यूटरी फॉर्म थी, और इसका मेन एम था लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करना। अब ये जो लोक अदालत थी इसको स्टेटस दिया गया सिविल कोर्ट का, राइट। अब लोक अदालत का जो भी डिसीजन होता था, जैसे छोटे मोटे होते हैं ना विलेज लेवल पे जो केसेस होते हैं, तो वो जाते थे लोक अदालत में। लोक अदालत में जो डिसीजन आता था, जो भी फैसला आता था वो फटाफट से आ जाता था। जैसे कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे, कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है कि जो हेयरिंग होती है कोर्ट की वो 2-2 महीने बाद की होती है, 2-2 3-3 महीने बाद की होती है। तो वहां पे क्या होता है कि जो फाइनल डिसीजन आता है
फाइनल डिसीजन आते आते 6-7 साल निकल जाते हैं, राइट, मिनिमम 6-7 साल निकल जाते हैं। तो लोक अदालत में क्या होता है, जहां पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको दोनों पार्टीज को सामने बिठाकर उस डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया जाता है, और जो भी लोक अदालत का डिसीजन होता है उस डिसीजन पे दोनों पार्टीज जो होती है वो बाइंडिंग होती है, और उसको आगे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो लोक अदालत का फैसला होता है, राइट। कॉटेज इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड सेटअप किया गया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन आया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, क्वायर बोर्ड, सिल्क बोर्ड सेटअप किए गए जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हुई थी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम सरकार लेकर आई, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 में, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 में आया, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974 में आया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण, तो ये कुछ प्रोग्राम सेटअप किए गए थे फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स है, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया, वाटर एंड एयर एक्ट से रिलेटेड जो था, राइट। तो ये इसके अलावा 1988 में आई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी आई थी इसका मेन एम था फॉर द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया, कैसे, एग्रीकल्चरल इनपुट्स को इम्प्रूव करके, लाइक सीड्स, हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स जो थे वो लाए गए, फर्टिलाइजर्स यूज करने शुरू किए, इरिगेशन फैसिलिटीज सेटअप करी गई, लाइक स्प्रिंकल इरिगेशन, वैसी जो नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में लाया गया। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए मॉडर्न एंड साइंटिफिक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए वेरियस स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए। पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, विलेज लेवल, तालुका एंड जिला लेवल पे इसको शुरू किया गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। अब ये जो पंचायती राज सिस्टम था ये हमारे गांधी जी का ड्रीम था, जिसको यहाँ पे रियलिटी में बदलने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थी इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। SC, ST और अदर वीकर सेक्शंस की सीट्स को रिजर्व किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट सर्विसेज में एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज में। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एक एक्ट आया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, और इस एक्ट का नाम चेंज किया गया 1976 के अंदर, और नाम क्या रखा गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, राइट। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1980 आया। अब ये जो एक्ट लाया गया था इसका मेन एम था टू प्रोटेक्ट द SC एंड ST फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, राइट। अब 1990 के अंदर आती है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1990 के अंदर, इसमें इस्टेब्लिश किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब इसको इस्टेब्लिश किया गया था SC ST के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अब ये आया था 1990 के अंदर। अब उसके बाद 2003 में क्या होता है, 2003 में
65th के बाद 89th अमेंडमेंट एक्ट आता है और इसके थ्रू ये जो नेशनल कमीशन यहाँ पे फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब था, इसको बाइफरकेट कर दिया जाता है। बाइफरकेट करने के बाद दो सेपरेट बॉडीज बनाई जाती है। एक बनती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, दूसरा बन जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, राइट। इसके अलावा नेशनल लेवल कमीशंस एस्टैब्लिश किए गए टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आता है। 1993 में ही एक आता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप किया जाता है। अब ये सारे के सारे जो कमीशंस लाए जाते हैं, इनका मेन एम क्या है? इनका मेन एम है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राइट। तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 आता है, जिसमें जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। और इसके साथ साथ अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया तो इसके फंक्शंस भी बढ़ जाएंगे, राइट। 2019 के अंदर सरकार लेकर आती है एक नई कैटेगरी, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनको दी जाती है 10% तक की रिजर्वेशन। अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन लोग आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो SC, ST, OBC किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते, क्योंकि अब जनरल कैटेगरी में भी जो लोग आते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली वीक है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है। तो इसीलिए एक नई कैटेगरी यहाँ पे लाई जाती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, जिनको रिजर्वेशन दी जाती है 10% की, राइट। तो ये जो रिजर्वेशन फैसिलिटी लाई गई थी, इसको लाया गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू, राइट। नेक्स्ट 1973 में आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू सेपरेट किया जाता है जुडिशरी को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब जो पब्लिक सर्विसेज स्टेट लेवल पे होती है, उसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो थे, अब पहले क्या था, अब दोनों फंक्शंस सेम अथॉरिटीज करती थी, लेकिन अब ये जो फंक्शंस है इनको सेपरेट कर दिया गया। पहले क्या होता था, पहले जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती थी, लाइक कलेक्टर हो गया, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार हो गया, तो ये जुडिशियल पावर्स भी इनको दी जाती थी और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी दी जाती थी। लेकिन सेपरेशन के बाद क्या हुआ, जो जुडिशियल पावर्स थी वो दे देगी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और इनके पास रह गई सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स, राइट। तो इनके पास है एग्जीक्यूटिव पावर्स। जुडिशियल पावर किसको दे दी? जुडिशियल पावर दे दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, राइट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये काम करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951, इसको इनेक्ट किया गया मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए गए पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए जो वाइड स्प्रेड डिजीजेस है उनको एराडिकेट करने के लिए, लाइक मलेरिया हो गया, टीबी, लेप्रोसी, एड्स, कैंसर, फाइलेरिया, काला अजहर, गिनी वॉर्म, याज, जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो ये जो बीमारियां हैं, इनको खत्म करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, राइट। स्लॉटर ऑफ काउस, काफ्स, बलग्स, इनको रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए भी कुछ लॉज लाए गए, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, राइट। कुछ स्टेट्स के अंदर ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स शुरू करी गई। ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो थी, ये थी अबव 65 ईयर्स, जिनकी एज 65 से ज्यादा है। अब ये जो क्राइटेरिया है ओल्ड एज पेंशन स्कीम का, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कुछ स्टेट्स ऐसी है जो 60 ईयर्स से ऊपर वालों को ओल्ड एज पेंशन देती है और कुछ है 65 से ऊपर वालों को, राइट। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमने अडॉप्ट करी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको नाम दिया गया नाम का NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। पंचशील की पॉलिसी को फॉलो किया हमने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को
प्रमोट करने के लिए। अब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स ने कुछ स्टेप्स लिए जो हमने देखे। अब इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी, इतने सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, एक्ट्स आने के बाद भी जो डीपीएसपी है वो पूरी तरह से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, अनफेवरेबल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, राइट। स्ट्रेन्ड सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट कोई और होती है, स्टेट लेवल पे और होती है। फॉर एग्जांपल सेंटर लेवल पे चल रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, अब किसी स्टेट के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की या कोई भी और गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस में स्ट्रेन चलता रहता है। तो ये भी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से डीपीएसपी जो है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं डीपीएसपी आउटसाइड पार्ट 4। अब यहाँ तक हमने पढ़ा था जो पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी थे, लेकिन पार्ट 4 के बाहर भी कुछ डायरेक्शंस सरकार को दे रखी है, जैसे कि आर्टिकल 335 हो गया। आर्टिकल 335 पार्ट 16 में आता है, क्या है? क्लेम्स ऑफ एससी एंड एसटी टू सर्विसेज। अब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अलग अलग सर्विसेज में अपॉइंटमेंट्स होती है। अब ये जो सेंटर या स्टेट लेवल पे अपॉइंटमेंट्स होती है, इन अपॉइंटमेंट्स में एससी एंड एसटी जो है इनको क्लेम दिया गया है। एससी एंड एसटी का जो कोटा है वो फिक्स किया गया है कि इतने मेंबर एससी एसटी कम्युनिटी के होंगे ही होंगे, राइट, अंडर आर्टिकल 335 पार्ट 16। नेक्स्ट है 350A, आर्टिकल 350A पार्ट 17। इसमें क्या है? इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग। अब यहाँ पे है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स है, तो हर एक स्टेट के अंदर हर एक लोकल अथॉरिटी जो है वो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनके बच्चों को प्राइमरी स्टेज तक जो एजुकेशन दी जाती है वो दी जाएगी उनकी मदर टंग में, राइट। तो ये फैसिलिटी दी जाएगी हर एक स्टेट की जो लोकल अथॉरिटी है उनके द्वारा, राइट, बच्चों को उनकी मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन देना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 351 पार्ट 17 में डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, स्प्रेड करना है, इसको एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बनाना है हिंदी लैंग्वेज को, राइट, फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, हिंदी लैंग्वेज को हमें स्प्रेड करना है, इसको बनाना है मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 351 इन पार्ट 17, राइट। तो इसके साथ ही हमारा जो डीपीएसपी वाला चैप्टर है वो खत्म